सुदर्शन ने कही, सरकार ने सुनी। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। हमने ऐसा क्यों कहा, आज हम वो आपको बताएंगे। देखिए, गृह मंत्रालय में आज एक खास बैठक आयोजित की गई जो कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। जी हां, दिल्ली के कानून व्यवस्था की अवस्था सुधारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे आशीष सूद, उनके साथ दिल्ली के सीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी इसमें उपस्थित रहे। अब दिल्ली में छिपकर रह रहे रोहिंग्या यानी बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदू पलायन का जो मुद्दा सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, ये वो विषय ब्रह्मपुरी का जो कल आप लोगों ने बिंदास बोल में भी देखा, आज इस संवेदनशील विषय पर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस बैठक में चर्चा हुई। किन किन मुद्दों पर बात की गई जानेंगे, सब कुछ एक एक पहलू पर बात करेंगे। और वो तमाम विषय जो सुदर्शन ने प्रमुखता से उठाया, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में अगर चर्चा हुई तो उसके मायने क्या हैं, इसकी भी बात होगी। सब कुछ करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। उस रिपोर्ट में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार का क्या मामला रहा है। विशेष तौर पर हिंदू पलायन का मामला हो, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती सिचुएशन दिल्ली में रही है, अब नई सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही, इसी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। वो देखिए, उसके बाद में मेहमान जुड़ेंगे और हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब भी बात दिल्ली की होती है तो चर्चा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि बेपटरी कानून व्यवस्था का विषय भी दिल्ली के साथ साथ चलता रहा है। खैर, अब सरकार बदली तो व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद भी जगी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ का विषय हो या फिर संगठित और साइबर अपराध, दिल्ली के सामने चुनौतियां कई हैं और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली की रेखा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुपर एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार गठन के ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। और इस बैठक में सबसे ज्यादा अगर किसी समस्या की चर्चा हुई तो वो थी दिल्ली में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ और लगातार बढ़ते इनके द्वारा संगठित अपराध। इस समय मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और इस इलाके के अंदर 2018 के अंदर आया था, जब यहां पर घरों के बाहर लिखा गया था यह मकान बिकाऊ है। उसके बाद भी हमने बड़ी स्टोरी दिखाई थी। फिर 2023 के अंदर भी आया था, उस समय भी बताया गया था इस इलाके से हिंदू पलायन कर रहा है। अब पहले फिर उस गली के अंदर वो 8 नंबर गली में आया था, इस बार मैं 12 नंबर गली में खड़ा हूं और पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा ये भव्य घर दिखाए कि ये कितना बड़ा आलीशान जो घर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस घर के बाहर पोस्टर क्या चिपका है, यह है मकान बिकाऊ है। सुदर्शन न्यूज ने हमेशा से जिस बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदू पलायन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज उसी कानून व्यवस्था की समीक्षा में इन विषयों पर भी सबसे ज्यादा मंथन हुआ। ये न सिर्फ हमारे द्वारा चलाई गई खबरों की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि दिल्ली में छिपे रोहिंग्या और हिंदू पलायन के इस गंभीर विषय पर सभी का ध्यान आकर्षित भी करता है। बैठक दिल्ली में कानून व्यवस्था की बेहतरी पर केंद्रित रही। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बने, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब क्राइम होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ थाना लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है उस पर चर्चाएं हुई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पर डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज वर्षों से लगातार दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या का मुद्दा उठाया है और आज हमारे प्रयास धरातल पर नजर आने लगे हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों में हिंदू समुदाय को परेशान किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं
मामला हिंदुओं के पलायन तक पहुंच चुका है। इस पर हमने कई रिपोर्ट्स भी दिखाई, लेकिन अब उम्मीद जगी है। अब उम्मीद जगी है कि दिल्ली का क्राइम कंट्रोल होगा और दिल्ली का क्राइम कंट्रोल का जो बीड़ा खुद गृह मंत्री ने उठाया है, उस पर सब चीजें धरातल पर नजर आएंगी। बेहतर तालमेल के साथ काम होगा और दिल्ली का हिंदू भी हिंदुस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। उम्मीद ये भी है कि अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर साइबर क्राइम तक सभी संगठित अपराध पर भी दिल्ली में नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इसीलिए हम कह रहे थे, सुदर्शन ने कही और सरकार ने सुनी। देखिए, जब बात दिल्ली की होती है तो कानून व्यवस्था का विषय भी साथ साथ में चलता है, और अब जब सरकार बदली है तो कानून व्यवस्था की अवस्था भी बेहतर हो, इसकी सभी को उम्मीद है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे हम आपका परिचय कराएं, उसके बाद में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। अविरल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत है प्रमोद जी। हमारे साथ सूरज सिंह हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने इन तमाम खबरों को कवर किया और आज जो मेहनत थी वो रंग लाने लगी है। आज गृह मंत्रालय की बैठक में चर्चा हुई है, विशेष तौर पर कानून व्यवस्था की चर्चा हुई, लेकिन इसके बीच इन सब को लेकर अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय रहा हो, हिंदू पलायन का विषय रहा हो, इन सब चीजों को भी चर्चा रही, ऐसी जानकारी मिली है। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी के। जैसा कि मैंने अभी बताया, आशुतोष जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा चर्चा की। देखिए, बहुत सारी बातें हुई कानून व्यवस्था को लेकर, आप लोगों ने भी लगातार इस विषय को उठाया, लेकिन आज गृह मंत्रालय की बैठक होती है। अमित शाह जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री, सीपी सभी बैठते हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो उसको लेकर बातचीत हुई। क्या ये 11 सालों में नहीं हो पा सकता था? क्योंकि इससे पहले, यानी 12 साल पहले के करीब करीब ये जानकारी मिली है कि शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी, तब भी इस प्रकार की बैठकें होती थी। इन 11 सालों में ऐसा क्या हो गया था जब इस प्रकार के विषयों पर कभी चर्चा नहीं हुई कि कानून व्यवस्था के लिए मौजूदा सरकार, जो उस वक्त की तत्कालीन सरकार रही हो, उसने कभी इंटेंट दिखाया हो? आशुतोष मिश्रा जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि पिछले 11 साल में वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं हमें वो मिलने का समय दिया गया। दिल्ली की जनता उनको प्यारी नहीं थी, दिल्ली की जनता को क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। हमने अगर अपने तरफ से अप्रोच नहीं किया हो तब आप हमसे ये बात पूछ सकते हैं ना। आप अगर हमने अप्रोच नहीं किया हो तब आप हमसे पूछ सकते हैं। जब हमने अप्रोच किया, हमें समय नहीं मिलता, इसका मतलब आपने 11 साल तक, इसका मतलब ये है कि 11 साल तक दिल्ली की जनता को आपने मरने तक छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि आपकी सरकार आ गई। ठीक है, मैं आशुतोष जी आ रहा हूँ। आशुतोष जी मैं आ रहा हूँ। अविरल, आपको भी मौका मिलेगा, आप यहीं से आप अपनी बात उठाइएगा। मैं आ रहा हूँ आशुतोष जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए, जब आप लोगों की बात आई, जब आप लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कभी बैठने की कोशिश ही नहीं की कि बेहतर तालमेल बने और कानून व्यवस्था पर हम मिलकर काम कर पाएं, आपका ये वर्जन है। लेकिन हमें वो बयान भी याद आता है अरविंद केजरीवाल जी का, जब वो कहते थे कि हमको दे दो कानून व्यवस्था, हम सुधार के दिखा दें। जो चीज़ संभव ही नहीं है, जो जिस प्रकार की नीतियां हैं दिल्ली में, जिस प्रकार की चीज़ें हैं, जिस प्रकार का संविधान है, उस हिसाब से तो नहीं मिल सकती चीज़ें सरकार को। लेकिन बेहतर समन्वय, बेहतर तालमेल की बात भी ज़रूरी है। मैं इस पर आऊँगा, आपसे बातचीत भी करूँगा, लेकिन हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। मैं सूरज से पहले अपडेट ले लेता हूँ और उनसे बातचीत बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगी। सूरज, देखिए, जब बात होती है रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशी घुसपैठ की, हिंदू पलायन की, तो इस विषय को सुदर्शन ने प्रमुखता से उठाया है। आप हो या सागर हो, आप तमाम जो हमारे संवाददाता हैं वो पहुंचते हैं ग्राउंड पर, इस प्रकार की रिपोर्ट्स दिखाते हैं, और तमाम सीजनल चैनल जो है उसके बाद वो भी जो है इन खबरों को कवर करने लग जाते हैं। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय की बैठक में नई सरकार के साथ में मंथन हो रहा है, और इस मंथन में जब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कानून व्यवस्था की बात तो हो रही है, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ में बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय भी उठाया जा रहा है, इस पर विचार हो रहा है, इसमें कैसे सुधार हो, इसकी बात हो रही है, तो कैसा लगता है और किस प्रकार का माहौल दिल्ली में आपने देखा है इन 11 सालों में? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग बेहद जरूरी थी, जो कि दिल्ली के सीएम की माननीय गृह मंत्री के साथ हुई है। क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरीके से दिल्ली का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, पहले हम कह सकते थे कि दिल्ली के 1 या 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है या फिर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन आज के टाइम, क्योंकि हम ग्राउंड पर रहते हैं, गली मोहल्ले में जाते रहते हैं, विजिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जितनी तेजी से मुसलमानों की आबादी दिल्ली के हर एरिया में बढ़ रही है, हर गली में आपको मुसलमान के 4 घर मिल जाएंगे, और वो इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए,
राजधानी में इतने तेजी से किसी एक समुदाय का जो जनसंख्या बढ़ रहा है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं इनका हाथ है। और कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी उन्होंने इनको पनाह दिया था, उनके वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो इलीगल तरीके से बनवाए जा रहे थे। अभी हमारे सहयोगी सागर ने जो रिपोर्ट दिखाई है सीलमपुर की, देख सकते हैं एक टाइम था आज से 4-5 साल पहले वहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे पिछले 5 साल में इस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ कि आज वो नौबत आ गया कि वहां पर हर मकान पर एक पोस्टर चिपका दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है। जरा सोचिए कि राजधानी दिल्ली में अगर यह हाल है तो बाकी जो छोटे मोटे स्टेट है वहां पर क्या हाल होगा, वो तो लोगों तक बात पहुंचती ही नहीं होगी। और अगर आज के दिल्ली में ये हो रहा है तो कुछ वैसा ही होगा जो 70s में संभल में हुआ था। उस प्रकार की सिचुएशन अगर ब्रह्मपुरी में दिल्ली में इस प्रकार की अगर अभी बन रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अगर आज बैठक में इन विषयों की चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल आप लोग भी हैं कि आप लोगों ने इस प्रकार की रिपोर्ट्स को लाकर जनता के सामने रखा और सरकार को जागने पर, सोचने पर मजबूर किया। अब बने रहेगा सूरज, बातचीत हम आपसे आगे भी करेंगे, लेकिन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अवरल मलिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवरल, जब अभी मैंने आशुतोष जी से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा वो आपने देखा। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत प्रयास किए, केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। अवरल जी नहीं, देखें इन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। और जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, ये शीश महल में रहने वाले लोग हैं, ये Z+ सिक्योरिटी के मध्य में चलने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग यही आम आदमी पार्टी के लोग थे। इसीलिए जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का, हिंदुहृदय सम्राट आदरणीय सुरेश चौहान के जी का, कि इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया। और निश्चित रूप का इसका असर हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से संकल्प है कि क्राइम फ्री दिल्ली का निर्माण हो। और निश्चित रूप से क्राइम फ्री दिल्ली का निर्माण होगा। अवैध घुसपैठियों पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। साथ ही साथ जहां तक विषय बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो किसी प्रकार से किसी घुसपैठिए को इस प्रकार से टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और इलीगल एक्टिविटीज की जहां तक बात है निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी, इस चीज को स्पष्टता पूर्वक जान लेना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक विषय है हमारे वायदों का, जितने भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मध्य में जाकर किए, वोटर्स के मध्य में जाकर किए, दिल्ली प्रदेश के सिटीजन्स के मध्य में जाकर के निश्चित रूप से प्रत्येक वायदे को पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित रूप से करेगी। और उसके साथ साथ बिल्कुल प्रमोद मिश्रा जी, अब आपसे सवाल, जिस प्रकार से दिन पे दिन बांग्लादेशी रोहिंग्या बढ़ते गए दिल्ली के अंदर, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने उनको खूब पाला पोसा, खूब बढ़ाया, लेकिन आज सरकार बदली है तो उम्मीदें भी बदली हैं, उम्मीदें भी जगी हैं कि अब बेहतर काम होगा इस दिशा में भी। किस प्रकार से देखते हैं इस बैठक को, इस विषय की चर्चा को जो केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की इस बैठक में आज दिल्ली में हुई है? आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से हिंदुओं को जागरूकता और हिंदुओं का हक, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो चाहे किसी प्रकार के माध्यम से हो, उनको दिया जाता है। और बढ़ चढ़ करके हमारे जो आदरणीय सुरेश जी हैं उनके माध्यम से भी हिंदुओं के प्रति बहुत सहानुभूति रहती है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात करते हैं, कट टू कट बात करते हैं। तो ये जो आज की चर्चा आपका विषय है आशीष जी, बड़ा गंभीर विषय है और सुनने का विषय है, समझने का विषय है। क्योंकि जो 11 सालों का इतिहास रहा है पिछले, ये रहा है कि यहाँ पर कैसे हिंदुओं का पलायन हो और किस प्रकार से क्या उसके लिए नीतियां बनाई जाए। वो पिछली सरकार ने बिल्कुल बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और तरीके से किया है। यहाँ तक कि हम 2020 के शुरुआत की बात करें, 2019 के लास्ट की बात करें, दिसंबर 2019, जनवरी 2020, फरवरी 2020 की, तो पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से माहौल रहा है, तो माहौल अपने आप होता नहीं आशीष जी, माहौल कहीं करवाया जाता है। तो क्या उस पे जो दोषी उस समय के लोग थे उस पर किसी ने बात की? क्या पिछली सरकारों ने बात की या केजरीवाल जी ने बात की? नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये तो साथ खड़े हुए थे, बाकायदा लोग जानते भी हैं। तो इन्होंने कहीं भी इस तरह से बात नहीं किया। और एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने के लिए, बांग्लादेशियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको कैसे उनका राशन कार्ड बनवाया जाए, आधार कार्ड बनवाया जाए, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाए, उनसे वोट कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, एक पर एक फ्री शराब की बोतल कैसे देनी है, मतलब किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करना है, ये पूरा काम इन्होंने भरपूर तरीके से किया है। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि ये सरकार बदली है, समय बदला है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का भाग्योदय हुआ है, इसलिए ऐसे सुअवसर दिल्ली को प्राप्त हुए हैं। अब दिल्ली एनसीआर का जिस तरह से उत्थान होना है, बिल्कुल जी, ये जो प्रमोद जी जो पूरी डेमोग्राफी बदली है इन 10-11 सालों में या उससे पहले, उसकी सर्जरी बहुत जरूरी है।
और सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, जरा बताइए इन पिछले 10 सालों में किस प्रकार से डेमोग्राफी बदली, और ब्रह्मपुरी का ये जो ताजा मामला, हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है, इस पर जरूर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि डेमोग्राफी कैसे बदली, कैसे ये दिन पे दिन दुगने तिगुने होते चले गए तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए, और किस प्रकार से ये लोग संगठित अपराध में शामिल हो जाते हैं, और किस प्रकार से हिंदुओं का रहना ये मुश्किल कर देते हैं, जरा वो भी बताइए। देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुई एकदम से तो नहीं हुई है, धीरे धीरे बढ़ती गई है। और ये सबको दिखा है जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि हर साल पिछले, अगर आप 8 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 8 साल से आप देखिए, हर साल जब जब हनुमान जन्मोत्सव पर रैलियां निकाली गई है, श्री राम जयंती पर जो वो रैलियां निकाली गई है, या फिर नवरात्रि पर जो झांकियां निकलती है, जो भी मुसलमानों की गली में पहले ही बंद कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, पुलिस कहीं ना कहीं उनका सहयोग करती थी, पहली बैरिकेडिंग लगा दी जाती थी कि यहाँ से कोई भी शोभा यात्रा नहीं जाएगा, यहाँ से माता रानी की झांकी नहीं निकलेगी। और कहीं ना कहीं जो हिंदू है, अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात है, जहाँ पर सीलमपुर की ही बात है, जहाँ पर कावड़ यात्रा नहीं लगने दिया गया था, और वहां पर जो मुस्लिम थे वो खुलकर बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ कावड़ यात्रा नहीं लगने देंगे, और कावड़ यात्रा नहीं लगी। दिल्ली पुलिस भी इतनी मजबूर हो गई थी कि कहीं ना कहीं जिहादियों से डर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा ये जो हिम्मत इनको मिल रही थी सूरज, इनको जो हिम्मत मिल रही थी वो कहां से मिल रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी मैं सागर की रिपोर्ट देख रहा था, वो ब्रह्मपुरी में जाकर एक महिला से बात कर रहे थे, वो महिला कहती है कि हम लोग जागरण कर रहे थे, 4 मुसलमान आते हैं हमारा जागरण रुकवा देते हैं। ये स्थिति अगर हिंदुस्तान में दिल्ली में थी तो ये हैरत वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिर कौन इनको पाल पोस रहा था और कैसे, और अबरल कैसे इनको इतना बल मिल रहा था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं आशुतोष जी से सवाल लूं उससे पहले कोशिश ये कि सूरज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हैंड रेज कर रहे थे, आपकी जो भी बात है प्लीज जल्दी से रख लीजिए। उसके बाद में फिर मैं आशुतोष जी से सवाल लूंगा कि आखिर इन रोहिंग्याओं को, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की जिनकी सर्जरी अब होने जा रही है, इनको पाला पोसा किसने। सूरज जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। आशीष, मैं बता रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अभी नवरात्रि जब पिछले साल खत्म हुआ था, नवरात्रि का पहला दिन था, और माता रानी की झांकी लेकर जो श्रद्धालु जा रहे थे 30 हजारी कोर्ट के सामने से, वहां से 1 किलोमीटर जो सड़क थी वहां पर गौ मांस बिछा दिया गया था। रात के 2 बज रहे थे, और रात को 2 बजे माता झंडे वाली से जो है झांकी लेकर श्रद्धालु जाते हैं अपने घर, और वहां पर रास्ते में गौ मांस बिछा दिया गया था। अभी तक, आज तक एक भी एक्शन नहीं हुआ है, एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, और वो इतना बड़ा मामला था। सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था। हम खुद रात को 2 बजे ग्राउंड पर गए थे, लेकिन अब तक ना तो केजरीवाल जी की तरफ से कोई ट्वीट आया था, ना आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता की तरफ से कुछ कहा गया था। इस मुद्दे को जैसे था वैसे ही दबा दिया गया। बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद संवेदनशील विषय है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, हम जिस गौ माता को पूजते हैं, अगर उनकी इस प्रकार से आस्था है तो उस पर बात होनी जरूरी है। और इस पर आशुतोष मिश्रा जी का भी रिएक्शन लूंगा। आशुतोष जी, सवाल वही है कि आज सर्जरी की बात हो रही है कि इनकी सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन 11 सालों में कभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी जी ने कभी इन विषयों को क्यों नहीं देखा? आप लोगों ने क्यों इस विषयों को रेस नहीं किया? इस पर कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, और कहा तो ये भी जा रहा है कि इन लोगों को किसी ने पाला पोसा है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पाला पोसा है। इस प्रकार के तमाम आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर। आशुतोष जी, आप ये बताइए, दिल्ली का कानून व्यवस्था किसके हाथ में? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, दिल्ली का कानून व्यवस्था पिछले दिल्ली की किसके पास? आम आदमी पार्टी के विधायक। इनको बोलिए कि अपना मुंह बंद रखे, इनके बीच में इनको बोलिए मुंह बंद रखे। ये बोलिए अनपढ़ आदमी को कि अपना मुंह बंद रखे। सुनने की क्षमता है आपको, बुलाया करिए। नहीं, अब उनके बीच में नहीं। अविरल से निवेदन है कि अविरल उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अविरल उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। और निवेदन आपसे भी आशुतोष जी की अविरल जी को अनपढ़ इस प्रकार के संज्ञा मत दीजिए, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सुने अपनी बात, उनका सुनिए। मैं कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं, पूरा सम्मान है, कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं है, पूरा सम्मान है, पर सुने, धैर्य रखें। मेरा ये है कि आप बताइए, इतने ये जो दिल्ली पुलिस है वो किसके अंदर है? केंद्र के अंदर, केंद्र के अधीन आती है। उसी की लड़ाई थी, उसी के लिए हमसे मांग रहे थे। आप बताइए, देश का गृह मंत्री कौन है? डोनाल्ड ट्रंप तो है नहीं, जेलेंस्की है नहीं, ये लोग तो है नहीं। कौन है? अमित शाह जी हैं।
जो जिस रोहिंग्या की बात हो रही है, सुनिए, जिस रोहिंग्या की बात हुई बंगाल से होते हुए, उड़ीसा होते हुए, असम होते हुए वो बिहार आते हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली पहुंचते हैं। इन बीच में क्या कर रहे थे गृह मंत्री जी? उनकी पुलिस क्या कर रही थी? काउंटर है, इस बीच में इन राज्य में सुनिए, एक छोटा सा काउंटर सवाल है। इन राज्यों, इन कुछ ऐसे राज्य हैं आशुतोष जी, एक छोटा सा काउंटर सवाल है। ठीक है, आपने एटलीस्ट ये बात यहाँ पर आपने एटलीस्ट इस बात को पॉइंट आउट किया, आपने इस बात को एटलीस्ट आशुतोष जी पॉइंट आउट किया कि ये लोग कहां से आते हैं और दिल्ली में आकर बस जाते हैं। अब सवाल ये कि दिल्ली में इनका आधार कार्ड कौन बनवा देता है, इनको राशन कौन दिलाने लग जाता है? सवाल ये है, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पुलिस कानून व्यवस्था है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, एलजी के अंडर में आती है, लेकिन बात यहाँ पर तालमेल की है। सवाल मेरा छोटा सा मैं पूरा कर लूं आशुतोष जी, मैं पूरा कर लूं। तालमेल की बात है, तालमेल की बात हो रही है, समन्वय बिठाने की बात हो रही है। सरकार और पुलिस प्रशासन, सरकार या केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के बीच में तालमेल बेहतर हो, इस दिशा में क्या कोई प्रयास हुआ कभी? नहीं, आप मुझे बताइए ना, जिन सरकारों, जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, जो राज्य पार करते हुए रोहिंग्या, जिस रोहिंग्या की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में आते हैं, उन राज्यों, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या गृह मंत्रालय फेल था कि उन्होंने रोका नहीं? ठीक है, बाद में ना बिहार में आए वो, दिल्ली में पहुंचते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट कर देने से अब देखिए, आप तो पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? मैं आपके पत्रकार को भी सुन रहा था, वो बोल रहे थे बता देता हूं, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है दिल्ली में, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से मांग करते थे कि दिल्ली पुलिस हमको दे दिया जाए, पंजाब में आपको मिली हुई है पुलिस, आपने वहां पर क्या तीर मारे? पंजाब पहुंच गए, सुनिए क्रोनोलॉजी समझिए। आप अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी तो ये है कि इन 10 सालों में, इन 11 सालों में ही नहीं, उससे पहले भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पाला पोसा गया, इनके वोट का इस्तेमाल किया गया, है ना, इनके वोट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब सर्जरी की बारी है और हम सबको यह इंतजार है कि इनकी बेहतर तरीके से सर्जरी हो। और सुदर्शन न्यूज इस प्रकार के विषय को हमेशा मजबूती के साथ उठाता रहेगा। जब भी हिंदू पलायन की बात आएगी, गोहत्या की बात आएगी, इस प्रकार के विषयों को हम प्रमुखता से उठाएंगे। अब उम्मीद यही है कि दिल्ली की नई सरकार इस पर भी काम करे और कानून व्यवस्था की अवस्था बेहतर से बेहतर हो। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत आभार।